आप सभी मित्रों का एक लंबे अंतराल के बाद बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे व आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में संघ सिलेंट्रेटा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम संघ पोरीफेरा, जो कि जंतु जगत का प्रथम संघ है, के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिनमें हमने उसका परिचय, संघ पोरीफेरा के मुख्य लक्षण, विशेष लक्षण, संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। आज हम लोग संघ सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया कहते हैं, का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ सिलेंट्रेटा में सिलेंट्रेटा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो संघ सिलेंट्रेटा शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से, सील जिसका अर्थ है खोखली और इंट्रॉन जिसका अर्थ है गुहा। तो खोखली गुहा वाले जीवों को हम सिलेंट्रेटा संघ में रखते हैं, या सिलेंट्रेटा में ऐसे जीव आते हैं जिनके अंदर खोखली गुहा पाई जाती है। संघ सिलेंट्रेटा के अंदर अंदर अभी तक 10,000 जातियां ज्ञात हैं। यह प्राणी अरीय सम्मित वाले होते हैं। अरीय सम्मित का क्या अर्थ हुआ कि ऐसे जीव जिन्हें हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। यदि उनमें हम एक लाइन खींचे तो उनकी शारीरिक संरचना दो समान भागों में बटी हुई होती है। जैसे हम एक संरचना बनाते हैं, मान लीजिए हम अरेरिया की संरचना बना रहे हैं। ये देखिए आपके सामने अरेलिया की हम संरचना बना रहे हैं, जिसे हम जेली फिश भी कहते हैं। ये देखिए रफली हम बना दे रहे हैं। तो हम अगर ऐसे लंबवत एक लाइन खींचे तो ये वाला भाग, पहला भाग दूसरे भाग के बराबर होता है। तो हम इस तरह के, जब हम इस तरह से जीवों को काटते हैं तो दो समान भाग हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह की सिमिट्री को हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमिट्री कहते हैं, या अरीय सममिति कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि संघ पोरीफेरा में हमने बात किया था कि इसकी शारीरिक संरचना जो है कोशिकीय स्तर की होती है, जबकि संघ सिलेंट्रेटा में यह थोड़ा विकसित होकर ऊतक स्तर के बनावट वाले हो जाते हैं। ऊतक स्तर का क्या मतलब हुआ कि कोशिकाएं एक समूह में जुड़कर कार्य करने लगती हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा में ऊतक स्तर के बनावट वाले जीव होते हैं। इसमें देह भित्ति से घिरी एक गुहा पाई जाती है, जिन्हें हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। सिलेंट्रॉन का क्या अर्थ हुआ कि देह भित्ति से घिरी हुई एक खोखली गुहा, जिसके अंदर अंदर भोजन का पाचन होता है और पाचन पाचित पदार्थ, पोषक पदार्थ का वितरण भी इन गुहा के द्वारा होता है। इस वजह से हम इस गुहा को जठर वाहिनी गुहा या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे हम देखते हैं इसकी खोज, या अर्थात हम इसकी संघ की स्थापना की बात करें तो 1847 में ल्यूकार्ट ने किया था। तब इन्होंने स्पंज को, संघ पोरीफेरा को भी इसी संघ में रखा था। संघ सिलेंट्रेटा में ही संघ पोरीफेरा को रखा था। बाद में पोरीफेरा को संघ सिलेंट्रेटा से अलग कर दिया गया। इसकी दंश प्रकृति का अध्ययन सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने सबसे पहले सिलेंट्रेट्स को नीडी बुलाया था। क्या बुलाया था? नीडी। क्या बुलाया था? नीडी। सबसे पहले अरस्तु ने संघ सिलेंट्रेट्स को, के जीवों को नीडी बुलाते थे। ठीक है। अब हम लोग मुख्य लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। ये सभी जलीय, अधिकांशतः समुद्री होते हैं। ये सामान्यतः सभी जीव इसके जलीय होते हैं और अधिकतर यह समुद्रों में पाए जाते हैं। शरीर की आकृति द्विरूपी होती है। पहली बेलनाकार होती है। बेलनाकार, जैसे हम बात कर लें, कुछ इस तरह से इसकी आकृति हो जाए, यदि कुछ इस तरह से आकृति हो जाए तो हम
बेलनाकार आकृति को क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। तो ये आकृति हमारी क्या है? पॉलिप है। ठीक है। और तस्तरी नुमा भाग को, या इसकी दूसरी आकृति क्या होती है? तस्तरी नुमा होती है। कुछ इस तरह से, जैसे हमने अभी अरेलिया की संरचना बनाई थी उसमें था। तो इस तरह की आकृति वाले जीव को मेड्यूसी या मेडुसा कहते हैं। इस आकृति को हम मेडुसा कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो? कुछ जीवों में ये दोनों आकृति पाई जाती है, अतः इसके बहुत से रूप होते हैं। इस वजह से यह बहुत से रूप प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीमार्फिज्म, या यह बहुरूपता को प्रदर्शित करते हैं। पॉलिप में अग्रभाग पर अधोरंध्र अर्थात हाइपोस्टेम के रूप में फूला हुआ होता है। हमने संरचना बनाया था पॉलिप का, जैसे ये उभरा हुआ भाग है, इसके उभरे हुए भाग के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। ठीक है। और इस हाइपोस्टोम के शिखर के ठीक बीच में, यहाँ पे जैसे हम इंक बदल देते हैं, तो यहाँ पे जो है मुख होता है इस पॉलिप वाले जीवों में, जिनमें बेलनाकार आकृति पाई जाती है। उन जीवों के शिखर के एक भाग को हम हाइपोस्टोम कहते हैं, और उसके ठीक ऊपर मुख पाया जाता है। जबकि तस्तरी नुमा जीवों में, मेडुसी जीवों में, यह इसके बीच में पाया जाता है। मेडुसा के बीच में, तस्तरी नुमा भाग के बीच में पाया जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं मुख धागे नुमा स्पर्शकों। मुख जो है धागे नुमा स्पर्शकों, जिसे हम टेंटिकल्स कहते हैं, से घिरा हुआ होता है। शरीर स्तर क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। संघ पोरीफेरा में भी द्विस्तरीय होता है, और संघ सिलेंट्रेटा में भी द्विस्तरीय होता है। बाहरी भाग को हम एक्टोडर्म और आंतरिक भाग को हम इंडोडर्म कहते हैं। इसके बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। इन जंतुओं में गुदा अनुपस्थित होता है। जब गुदा अनुपस्थित होता है तो प्रश्न उठता है कि सिलेंट्रेट्स के जीव उत्सर्जन किसके माध्यम से करते हैं? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। संघ सिलेंट्रेटा का ये बहुत प्रमुख लक्षण है कि संघ सिलेंट्रेटा के जीवों में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। नीडोब्लास्ट पाया जाता है, जिसे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। यह दंश कोशिकाओं का उपयोग जंतु रक्षा करने में और भोजन को पकड़ने में करते हैं। इनमें हिप्नोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ सिलेंट्रेटा में के जीवों में किस प्रकार का विष पाया जाता है। तो हमारा उत्तर है हिप्नोटॉक्सिक विष पाया जाता है, जो कि शिकार को घायल करता है, और जिसकी मदद से संघ सिलेंट्रेट्स के जीव अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं। यह लक्षण संघ सिलेंट्रेटा का विशेष लक्षण है। हमने बात किया था अभी कि दंश कोशिकाओं की उपस्थिति संघ सिलेंट्रेट्स की प्रमुख लक्षण है। दंश कोशिकाओं को नेमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट भी कहा जाता है। ये हमारे सामने दंश कोशिकाओं की एक छवि है, एक चित्र है, जिनमें हम देखते हैं ये उभरे हुए भाग, जो कि किसी भी शिकारी के संपर्क में आने पर उनके शरीर में भेद घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें भरा हुआ जो विष, जो कि हिप्नोटॉक्सिक नामक होता है, वह शिकारी के अंदर प्रवेश कर जाता है और उन्हें घायल कर देता है। यह विष एक ट्यूब के माध्यम से, एक पतली सकरी संरचना होती है, जिसके माध्यम से यह इस सुई नुमा भाग की तरफ पहुंचता है। और आप लोग जैसे सांप के
दांत को देखे होंगे तो वो एक पतली जैसे सुई नुमा भाग होता है जिसके बीच में छिद्र होता है और आगे वह नुकीला होता है जिसके थ्रू विष जो है उसके शिकारी के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं अगला कि हम विष निमेटोसिस्ट में भरा हुआ होता है, इसलिए निचले भाग को हम क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं। इसके अंदर जो है विष भरा हुआ होता है। निमेटोसिस्ट में क्या विष भरा होता है, इसके अगले सिरे पर खोखले धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। यह दबने पर शत्रु के शरीर में धंस जाता है और विष को अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जिससे शिकारी जो है घायल हो जाता है और संघशिलन टेट्स के जीव उन्हें पकड़ते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उत्सर्जन हमने बात किया था, तो उत्सर्जन शरीर सतह से होता है, विसरण के द्वारा होता है, बाय डिफ्यूजन होता है। इनमें तंत्रिका कोशिकाएं एक ऊतक के रूप में तंत्रिका जाल या नर्व नेट का निर्माण करती हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि संघशिलन टेट्स में कोशिकाएं अब ग्रुप बनाकर कार्य करने शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इनमें तंत्रिकाएं कोशिकाएं एक ऊतक के रूप में नर्व नेट का निर्माण करती हैं। नर्व नेट क्या है, एक तंत्रिका जाल है जिससे संवेदनाएं इधर से उधर जाने लगती हैं कोशिकाओं के आपसी समन्वय के कारण। आगे हम बात देखते हैं लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। इनमें 3 लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला इफायरा, दूसरा प्लेनुला और तीसरा स्कारफिस्टोमा। ओबिलिया में एक लार्वा अवस्था पाया जाता है जिसे हम प्लेनुला लार्वा कहते हैं। ओबिलिया में सिर्फ एक ही लार्वा अवस्था पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, बाई बर्डिंग होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। इनमें मेटाजेनेसिस अथवा प्राणी इनमें मेटाजेनेसिस अथवा प्राणी के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। माफ करिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इससे आप लोग सुधारिएगा। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण के क्या अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए एक लैंगिक अवस्था है, तो जीवन चक्र के दौरान यह लैंगिक अवस्था अलैंगिक अवस्था में, फिर वह अलैंगिक अवस्था लैंगिक अवस्था में धीरे धीरे इस तरह से बदलता रहता है। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, हम बात करें संघशिलन टेट्स के वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण में मेडुसा व पॉलिप अवस्था के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हाइड्रोजोआ। हम हाइड्रोजोआ के बारे में संक्षेप में देख लेते हैं इनके कुछ लक्षणों को। जैसे यह अलवड़ी व समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं। इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण की हमने बात की कि अलैंगिक अवस्था से लैंगिक अवस्था में जीवन चक्र के दौरान, और फिर लैंगिक अवस्था से अलैंगिक अवस्था में परिवर्तन ही पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। और पॉलिप अवस्था व मेडुसा अवस्थाएं दोनों उपस्थित होती हैं हाइड्रोजोआ में। हाइड्रोजोआ में पॉलिप व मेडुसा दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा और ओबेलिया। हम बात कर लेते हैं दूसरे वर्ग की, तो दूसरा वर्ग हमारा स्काइफोजोआ। इनमें समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव आते हैं। इनमें पीढ़ी एकांतरण जो है अनुपस्थित होता है, अर्थात इनमें एक ही अवस्था बनी हुई होती है। पॉलिप अवस्था इनमें अनुपस्थित होती है या अल्प विकसित होती है। पॉलिप अवस्था की हमने बात की, तो पॉलिप अवस्था या बेलनाकार अवस्थाएं होती हैं, रचना होती हैं शरीर में, बेलनाकार आकार के जीव होते हैं, तो यह प्रायः अनुपस्थित ही होती हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो हम अरेलिया को ले लेते हैं, जेली फिश को ले लेते हैं, तो इसकी संरचना जो है मेडुसा होती है, मेडुसा अवस्था होती है। इनमें इनमें पॉलिप अवस्था अनुपस्थित होती है।
अरेलिया को हम जेलीफिश कहते हैं। जेलीफिश के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह कभी मरती नहीं है। इनमें जनन इस प्रकार से होता है कि जब यह नई संतान को जन्म देती है या जब यह रिप्रोडक्शन करती है, तो यह पहले से इसकी उम्र में कमी आ जाती है, यह फिर से छोटी हो जाती है और फिर डेवलप होती है और फिर दो भागों में बढ़ जाती है और फिर से यह छोटी हो जाती है। इस तरह से यह लगातार रिप्रोडक्शन करती रहती है। तीसरा वर्ग है हमारा एंथोजोआ। एंथोजोआ में पीढ़ी एकांतरण, अभी हमने बात किया था पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पीढ़ी एकांतरण एंथोजोआ में अनुपस्थित होता है। पॉलिप अवस्था उपस्थित होती है, अर्थात एंथोजोआ में पॉलिप अवस्थाएं उपस्थित होती है, बेलनाकार अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। मेडुसा अवस्था अनुपस्थित होता है। मेडुसा अवस्था अर्थात इस तरह की तस्तरी नुमा अवस्थाएं इनमें अनुपस्थित होती हैं। उदाहरण की बात करें तो गार्गोनिया, मैट्रिडियम, इस तरह के जीव संघ एंथोजोआ में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम आगे बात करेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसके बाद एस्केलहेल्मिन्थीज, उसके बाद इस तरह से हम इस वीडियो को हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। और दूसरे सीरीज में हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, डीएनए और आरएनए। उसके बाद हम कक्षा 10 के कुछ शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद हम परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह से हम आने वाले वीडियो में इन टॉपिकों के बारे में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।